बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। बहुत सारी बातें पाकिस्तान क्रिकेट को लेके सरगर्म है। योयो टेस्ट की वापसी हो चुकी है, कितना इससे फ़र्क पड़ेगा फिटनेस पर, इस पर भी बात करेंगे। बीप टेस्ट ने कितना फ़र्क डाला, 2 साल में फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम फिटनेस के मसाइल ज़रूर डिस्कस करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस योयो टेस्ट की वापसी की मंजूरी दे दी है टीम में, तो प्लेयर्स ही बेहतर और कोच बेहतर बताएंगे और मैनेजर बेहतर बताएंगे कि ये क्या टेस्ट है भाई, इसमें क्या होने लगा है और कैसे ये मुख्तलिफ है बाकी चीज़ों से। उसके बाद टीम में सिलेक्शन समेत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फिटनेस टेस्ट से मशरूत होंगे, तो फिटनेस अब क्राइटेरिया बना दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो इस पर हम डिटेल में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप में नाकामी गैरी कर्सन जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा कराई है। अब इस रिपोर्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें पहले ही मीडिया पर मेरे ख्याल से डिस्कशन में रही हैं, सोशल मीडिया पर चलती रही बहुत सी चीज़ें। कुछ दिन पहले ये बात हुई कि सीनियर मैनेजर साहब ने भी अपनी रिपोर्ट जमा कराई। अब इस रिपोर्ट में है क्या, कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो ओपनली डिस्कस की गई, जिसमें टीम एनवायरनमेंट था, फिटनेस खिलाड़ियों की थी, फिर गेम प्लान के मुताबिक नहीं खेले, जो गेम प्लान दिया गया उसके मुताबिक नहीं खेले खिलाड़ी, ये भी गैरी कर्सन ने कहा। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या है ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट से कितना फ़र्क पड़ने वाला है जब आप उस ग्रैंड ऑपरेशन या सर्जरी की बात करते हैं, तो इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद क्रिकेट से हम आपका रुख जो है वो फुटबॉल की तरफ लेकर जाएंगे। फुटबॉल में यूरो क्वालिफायर्स की बात करेंगे, जहां पर क्वार्टर फाइनल लाइनअप जो है वो पूरी हो चुकी है और नेदरलैंड्स और तुर्की क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तुर्की ने 15 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त लाइनअप है। फ्रांस जो है वो भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका है। पुर्तगाल है, उसके बाद इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड का मुकाबला है, जर्मनी पहुंच चुका है। तो इन तमाम मैचेस पर हम ज़रूर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही शानदार क्वार्टर फाइनल लाइनअप है और कौन यूरोप का चैम्पियन बनेगा ये भी एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ व्हील चेयर क्रिकेट, जिसका वनडे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप कराने का ऐलान किया गया है। व्हील चेयर वर्ल्ड कप की मेज़बानी मुत्तहिदा अरब अमारात करेगा, तो इस पर भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे। अवैस बड़े खुश नज़र आ रहे हैं इस बात पे, तो बिल्कुल इस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मुनक़द होने वाली अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप जीत ली है। अंडर 21 की अगर आप बात करें तो सबसे खुशाइन बात ये थी कि पाकिस्तान की दोनों प्लेयर्स थे, एहसन रमज़ान भी थे और उनके हरीफ भी थे मोहम्मद हसनैन, जिन्होंने एहसन रमज़ान को, जो उनके हम वतन हैं, उनको शिकस्त दी 4-3 से और अंडर 21 जो है वो अपने नाम की। इसके अलावा सीनियर कैटेगरी भी पाकिस्तान ने अपने नाम की है, वहाँ पर भी पाकिस्तान को कामयाबी हुई है। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत मुबारकबाद इन प्लेयर्स को, जो कि बड़े ही लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बार बार, मेरे ख्याल से पहली बार नहीं, इससे पहले एहसन खुद भी चैम्पियन बने, उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम चैम्पियनशिप्स जीतते रहे हैं। और आई थिंक वक्त आ गया है कि अब बाकायदा तौर पर इसकी पेटर्नेज हो, क्योंकि अगर इतने कम वसाइल में ये सारे प्लेयर्स चैंपियन बन रहे हैं तो आप सोचिए कि सपोर्ट के साथ ये कितना आगे जा पाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। पैनल से आपका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और इंटरनेशनल प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मायनाज, मैनेजर हैं, कोच हैं, मुख्तलिफ शोबों पर फाइज रहते हैं स्पोर्ट्स की जब आप बात करें, और हमारे एंकर भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आप तीनों को। और मायनाज आज हम मायनाज की चीज़ों में बात यार आज बहुत रौनक है आपके चेहरे पे, और मैं इसकी वजह पता है क्यों, मैं इसकी वजह लाजमी जानूंगा, मेरा कसूर ही है तुर्की अंदर इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और इनके साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और बहुत से मुख्तलिफ शोबों पर हम इनको देखते रहते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, क्रिकेट की भी बात करते हैं, हमारी एक बड़ी अहम क्रिकेट टीम का भी हिस्सा हैं। मेरा इनके साथ एक अपना भी कथारसिस बड़ा ज़बरदस्त चलता रहता है। हम क्रिकेट की बहुत सारी बातें करते हैं, चाहे वो कोच की हो, मैनेजर की हो, क्रिकेट की हो, उस पर भी हम बात करते हैं। बैडमिंटन के भी चैंपियन हैं, बहुत सारी स्किल लेवल्स हैं इनके भी पास। काशिफ मजीद हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब बिल्कुल, ये जो मैनेजरशिप में बात करते हैं, मैं कहता हूं बार बार करनी चाहिए, बहुत तसल्ली रहती है हमें। बिल्कुल, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक क्रिकेटर हैं, जब आप नेदरलैंड्स की टीम की बात करते हैं, और उसके साथ साथ कोच भी रहे हैं, डच क्रिकेट के क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, जनाब आसिम खान साहब लाहौर से ज्वाइन करें। सना, सबसे पहले योयो टेस्ट वापस आ गया है, अब ये बड़ी खबर बन गई है कि योयो टेस्ट वापस आ गया है, तो क्या होने लगा योयो टेस्ट की वापसी से और उसकी जो मंजूरी दी गई है? फिर साथ ही साथ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स को फिटनेस से मर्ज किया जाएगा। पहले भी ये बात हुई थी, नई बात नहीं है, लेकिन ये योयो टेस्ट कितना फ़र्क डालने लगा? देखिए, बात ये कि ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2016-17 में, ज़्यादा इंडियन क्रिकेट टीम के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, और
डिफरेंट इसके लेवल्स थे। इंडिया ने शुरू किया 16.1 से, करते करते उसको ऊपर लेके आए। इंग्लैंड का अगर आप देखिए तो 19 पे इसका लेवल पासिंग है। हर एक नेशन जो है वो अपने हिसाब से, न्यूजीलैंड का भी 19 पे पासिंग है, वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान 17.4 था। तो इसके सबके जो ओवरऑल क्राइटेरियाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मेरे नज़दीक किसी भी एक टेस्ट के ऊपर आप एक ड्रॉ लाइन नहीं कर सकते कि बस ये आपने अगर नहीं किया तो आप टीम से बाहर है, बिकॉज क्रिकेट एक ऐसी वर्सेटाइल गेम है, बहुत इंक्लूसिव है। ये उन गेम्स में से है जिसमें हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। अगर बास्केटबॉल में आपकी हाइट नहीं है ख़ास लेवल से ऊपर तो आप खेल ही नहीं सकते। क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट बहुत इंक्लूसिव स्पोर्ट है। तो मेरे ख्याल से जब आपने टेस्टिंग भी लानी है आपको ये सोच के लाना चाहिए। इनिशियली ज़रूर एक बेंचमार्क ज़रूर रख दिया जाता है इन सारे टेस्ट के होते हुए, बट आपको वो देना ज़रूर है टेस्ट, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब कोई भी टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पहले तो आप अपने ग्रुप के ऊपर कोई उसका रिसर्च नहीं करते, जो बाहर स्टैंडर्ड रख दिया जाता है उसको आके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दूसरा, हम एज फैक्टर को भी कंसिडर नहीं करते। जो 17 साल का बच्चा है या बच्ची है उसके लिए भी वही हम बेंचमार्क रख देंगे, और जो 34-35 इयर्स का एथलीट है उसके लिए भी हम रख देंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। यो टेस्ट डेफिनेटली जैसे जैसे आपकी एज होती है अबव 30, अबव 35, ये इतना इजी नहीं होता। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा बेस्ट यो टेस्ट में हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो शान मसूद और मोहम्मद रिजवान का है, अगर आप देखें। बट आप क्या यो टेस्ट से फिटनेस तो आपने उनकी मेजर कर ली, क्या आप उनकी मेंटल टफनेस मेजर कर सकते हैं? अगर एक फॉर एग्जांपल हम शान मसूद की एग्जांपल लेते हैं, हम उनको फिटनेस की बेस पे सिलेक्ट करते हैं, पर मेंटल प्रेशर के लिए अगर वो तैयार नहीं है तो खाली इस टेस्ट की बेस पे ना तो मेरे नज़दीक किसी की सिलेक्शन होनी चाहिए, ना मेरे नज़दीक किसी को आपको ड्रॉप करना चाहिए। अब आ जाए हम इसको वापस इंट्रोड्यूस कराने की बात, तो जिनको आप रिटायरमेंट से लाए हैं उन सबको आप वापस रिटायरमेंट में धकेल रहे हैं, बिकॉज उनमें से बहुत से लोग ये टेस्ट पास नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि फिर अब वापस तो ले आए हैं, तो पहली बेस पे ख़त्म क्यों किया था? देखिए, यो टेस्ट को ख़त्म करने की जो मेजर वजह ये होती है कि आप पहले तो है कि आप साल में कितनी बार करेंगे। पहले ही क्रिकेटर्स का जो ओवरऑल कैलेंडर है वो इतना स्क्वीज़ हो चुका है कि आपको रिकवरी का टाइम नहीं मिलता, और रिकवरी हमारे पास अच्छी प्रोसेस है ही नहीं। आप मुकाबला आप टेस्ट प्लेयर से चाहते हैं, आप यो टेस्ट जो है अचीव करें जो इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में, पर क्या इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के प्लेयर्स को आपने रिहैब करते हुए इंग्लैंड जाते देखा है? नहीं है आपके पास यहाँ पर रिहैब फैसिलिटी प्रॉपर, नहीं है आपके पास रिकवरी प्रॉपर। इस वजह से आप वो बेंचमार्क्स जब रखते हैं तो प्लेयर्स कंसिस्टेंट बेस पे उनको अचीव नहीं कर पाते। न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी नहीं है नहीं है आपके पास। तो आप बुमराह की रिकवरी देखिए इंजरी के बाद, आप ये स्मृति मंदाना जो है पंत की देखें, आप ऐसा एक्सीडेंट पाकिस्तान में किसी का होता है वो कभी डोमेस्टिक में भी वापस शायद ना आता। तो आप स्मृति मंदाना जो इनकी, मुझे याद है 2017 में वो इंजर्ड हुई, उससे पहले 2017 की वर्ल्ड कप से पहले 6-8 महीने पहले, और सिद्रा अमीन, ये दोनों साथ साथ इंजर्ड हुई। सिद्रा वो वर्ल्ड कप नहीं खेल चुकी, स्मृति मंदाना जो थी वो मैक्सिमम टॉप स्कोरर थी उस वर्ल्ड कप की। तो आप ये देखें कि आपके पास रिकवरी की कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं, आपने वो सिस्टम्स प्लेयर्स के लिए बनाए नहीं हुए, उनको रगड़ा देना है, बस भगाई जाओ, कभी काकूल ले जाओ, कभी टेस्टों पे लगा दो। तो इन चीज़ों से ये है वो अप्रोच कि डंडा लेके बस शुरू हो जाओ कि भाई अब तुम लोगों की शामत आई है, ये चलेगा 6-8 महीने, 5-6 प्लेयर्स अनफिट होंगी, उनकी नीज खत्म होंगी, फिर ये रिजल्ट वापस हो जाएगा। नहीं जी, यो टेस्ट की जरूरत नहीं, आप 2 किलोमीटर भगा लें। तो ये अनफॉर्चुनेटली मैनेजर और कोच साहब ये बताइए कि सवाल आपसे भी वही है कि भाई फिर ख़त्म क्यों किया था और अब वापस ले आए हैं, तो जिस तरह सना ने निशानदेही की कि होगा यही कि आपके जो प्लेयर्स कुछ अनफिट नज़र आएंगे, कुछ का रिटायरमेंट का दरवाज़ा दोबारा खोल दिया जाएगा, कुछ को जो है वो साइडलाइन कर दिया जाएगा, और अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसकी बेस पर देने हैं, फिर ऑब्वियसली हमें पता है कि पाकिस्तान के पास एक लिमिटेड पूल ऑफ प्लेयर्स है, और मैं आप काशिफ और सना हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो उसको क्लियर कर पाएंगे और कौन से लोग हैं जो नहीं क्लियर कर पाएंगे। तीनों भागते हैं ना, चेक करते हैं अभी क्या होता है यूरो टेस्ट में। देखिए यूरो टेस्ट की अगर बात करूं तो वैसे तो अपना ये बेसिकली अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ें इसकी तो ये फुटबॉल से ही निकला था। यूरो टेस्ट की अगर बात करें तो वैसे स्पेसिफिक इसका एक क्राइटेरिया दिया होता है, वो है 16.1 कि आपने उसको पास करने के लिए आप रखते हो टीम में। लेकिन जैसे कप्तान ने बताया, इंडियन टीम की बात करें, विराट कोहली 17.1 है, अगर इंग्लैंड पे चले जाएँ थोड़ा सा आपके पास ऊपर वो चला जाता है। बेसिकली होता सिमिलैरिटी है बीप टेस्ट और यूरो टेस्ट की, सिर्फ यूरो टेस्ट में ये फ़र्क पड़ता है कि फास्ट बॉलर ज़्यादा रगड़े में जाता है, क्योंकि 2 किलोमीटर उसने पूरा कवर करना है 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर, 8 मिनट बल्कि 15 सेकंड में। जो दूसरा प्लेयर है जैसे काशिफ भाई हैं, बैट्समैन है, या सना एग्जांपल दे रहा हूँ बैट्समैन है,
उन्हें कवर करना है 8 मिनट 15 सेकंड के अंदर। मसला जहां पर आता है, योयो टेस्ट बेसिकली लिया जाता है या ब्रोंको टेस्ट है। योयो टेस्ट अब तो बहुत से नए टेस्ट आ चुके हैं, वो अहमद भाई लिए जाते हैं ऑफ सीजन के अंदर। आप ऑन सीजन में आप नहीं ले सकते उसको, क्योंकि उस वक्त इतना स्पैन ऑफ क्रिकेट चल रही होती है, कोई भी स्पोर्ट्स चल रहा होता है कि मसल को रिकवरी के लिए भी उसको एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड चाहिए, कुछ आई डोंट नो 72 आवर्स कितने चाहिए होते हैं टाइम पीरियड उसको वापस आने में। हमारा मसला यहाँ पर ये लगता है कि योयो टेस्ट की बात करूँ, मैं अब नॉन टेस्ट नेशन की चलें उसमें एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर यूई की एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। सबसे पहला योयो टेस्ट जब कभी हम भी फिट थे, साफ सी बात है, सबसे पहला योयो टेस्ट आपका होता है अंडर 19 लेवल के ऊपर। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अंडर 19 स्ट्रक्चर के ऊपर योयो टेस्ट को इतना ज़्यादा सीरियस लिया जाता होगा। योयो टेस्ट के अलावा ब्रोंको टेस्ट भी अब आ चुका हुआ है, जो कि क्रिकेट के अंदर भी इंप्लीमेंट होता है और लिटरली टफ है कि आपने जो पीरियड कवर करना है वो आसान नहीं होता, कि लड़के भी एक दफ़ा देखे कहते हैं भाई मर गए, आज नहीं हमसे होगा। आपने अंडर 19 के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, नहीं करते। तीसरा सबसे बड़ा उसका एक मसला होता है कि हमारे यहाँ पर उसकी एक क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि यार वो 14 को मीट कर रहा है, 15 को कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के ज़हन में कि 16 एक एवरेज चीज़ है कि हाँ वो एक पासिंग मार्क है, तो कर लेंगे तो हो जब जाएगा। आप 8 पे पहुंचते हो, 9 पे पहुंचते हो, लिटरली उस वक्त आपका मसल जो है नीचे वाला स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो इतना ज़्यादा हीटअप होता है कि वो अपना जो खिंचाव आपको पड़ता है 13 के ऊपर जब आप पहुंचते हो, उसकी कि वो गाइड बुक में लिखा है कि रिकवरी का जो टाइम है ना उसके अंदर। मैंने कहा ना फिर मसला रिकवरी प्रोसेस के अंदर, जो कप्तान भी बात कर रही हैं, आप योयो टेस्ट दे दो, ब्रोंको टेस्ट आपने दे दिया, अच्छी बात है, उसका जो रिकवरी प्रोसेस है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपके पास मौजूद है, क्रिकेट बोर्ड नो डाउट वन ऑफ द हाईएस्ट पेड, और सारे मामला उनके पास वसाइल मौजूद हैं कि वो जो कर सकते हैं अपने मामला। उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो रिकवरी प्रोसेस होता है पूल सेशन के अंदर, उसका रिकवरी प्रोसेस जिम सेशन के अंदर नहीं होता, आपका कूल डाउन सेशन। लेकिन कूल डाउन सेशन ज़्यादा प्रोसेस में होता है जब वो स्विमिंग पूल के अंदर मशीन्स लगी हों। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है सबसे बड़ा मसला, चाहे मैं किसी भी स्पोर्ट्स को उठा के पाकिस्तान में देख लूँ, मैंने कहीं पर भी रिहैब प्रोसेस वो नहीं देखा कि स्विमिंग पूल के अंदर आपकी ट्रेडमिल्स लगी हों, उसके अंदर साइकिल्स लगे हों, जहाँ पर लड़का अपना रिकवरी करता है उस मसल की। स्विमिंग आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है मसल रिकवरी के लिए। ये चीज़ें अंडर 19 लेवल के ऊपर आपको इंप्लीमेंट करानी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि यार ये चीज़ है, यहाँ से आपने रिकवरी करनी है। हमारा लड़का योयो टेस्ट आज सुबह देता है, शाम को पूछो क्या कर रहा है, मैं तो टेप बॉल खेलने चला गया था। ओ भाई, उस मसल को तुमने रिलैक्स भी तो करना है। ये चीज़ें क्यों हमारे जो अंडर 19 लेवल की बात करूं, यहाँ तो डोमेस्टिक की बात करूं, ज़्यादातर लड़कों को नहीं बताया जाता। मैंने आपको एग्जांपल दी थी जब मैं KPL के अंदर था, मैं नाम नहीं उन प्लेयर्स का लूँगा, आमिर मेरी टीम के अंदर थे, आमिर के पास गेम रेडी था, जो मसल्स को बेसिकली फ्रीज अप करता है वो रेडी करता है गेम के लिए। हमारे लड़के जो पाकिस्तान खेल भी चुके हैं और पाकिस्तान की लाइनअप में भी हैं, PSL का हिस्सा हैं, लिटरली उन लड़कों को नहीं पता था वो चीज़ क्या है। क्यों? आपने उनको नॉलेज नहीं दी उस चीज़ के लिए, आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ क्या है, उससे कितना मुझे फ़र्क पड़ेगा, या मैंने अपना स्लीप का जो टाइम स्पैन है, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, स्लीप का जो साइकिल है मेरा सोने का, उसको मैंने कैसे मैनेज करना है, कितने घंटे करना है, ताकि मेरा जो ब्रेन है और ख़ास करके जो मसल मेमोरी है वो मेरी वापस रहे, क्योंकि मैच फिटनेस आपकी इंपॉर्टेंट यार होती है। ये बड़ी ज़रूरी बात है। मैच फिटनेस और मैच रेडी भी एक चीज़ होती है। बट काशिफ, ये जो क्राइटेरिया है योयो टेस्ट का, जिस तरह मैं वही आपसे भी जानना चाहूँगा कि अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि वापस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे कितनी तब्दीली आ जाएगी? दूसरी बात, ये जो क्राइटेरियाज हम सेट करते हैं, इसके पीछे होमवर्क कितना होता है? अब आज ही मेरी कुछ बच्चों से बात हुई जो डिस्ट्रिक्ट खेलने वाले हैं, और वो मुझे अपना बता रहे थे कि उनका जो कैंप लग रहा है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम में कैंप लगाया जा रहा है, उसके अंदर उनका फिटनेस का क्राइटेरिया क्या होगा जो उन्होंने ड्रिल्स करनी है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। उसके बाद आप किसको मैच रेडी करेंगे? ओके, होगा ये। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि हम चाहते हैं कि एक दिन उठें सुबह और फैसला कर लें कि चूंकि दुनिया ये कर रही है तो हम भी ये हम भी कर लेते हैं। उस प्रोसेस को करते हुए ये भूल जाते हैं कि दुनिया उससे पहले भी को 5-7 स्टेजेस कर चुकी है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं आसान कर देता हूँ इस डिस्कशन को। एक दिन हम उठे और हमने कहा 6 टीमें होंगी, और हमने 6 टीमें बना दी। ये हमने सोचा ही नहीं कि जब 20 से 15 से 6 करेंगे तो बाकी प्लेयर क्या करेंगे, और ये भी नहीं सोचा कि उन 6 टीमों के नीचे क्या स्ट्रक्चर होगा। स्कूल वाला बच्चा उस 6ठी टीम तक जो टॉप पे है वो कैसे पहुंचेगा। एग्जैक्टली हम अपने साथ यही कर रहे हैं इस फिटनेस को लाके। अच्छा, अब कुछ प्लेयर हैं जो कि अपनी ज़ाती फिटनेस का ख्याल रखते हैं, कुछ प्लेयर हैं कि जिनको कैंप में जो ट्रेनर होता है ना वो याद करवाता है ज़बरदस्ती कि भाई साहब कैंप लग गया है, बिस्मिल्लाह, और वो उसमें ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वो यो नहीं कर पाएंगे। उनके क्राइटेरिया पहले यो से पहले वो ब्लीप टेस्ट होता था, वो भी नहीं कर पाते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं कि थोड़ा सा फिटनेस करते करते एवरेज तक चले जाते हैं। और ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, इस एक को हमने नाम इसलिए दे दिया बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें कवर्ड हो रही हैं, बट स्ट्रेंथ बेस्ड टेस्ट और हैं,
अच्छा, उसके अलावा फिर जैसे सना ने कह दिया कि भाई मेंटालिटी टेस्ट भी तो कोई होगा कि 18 गेंदों पे 18 चाहिए, आके 2 रन कवर करके चला गया, कुछ तो खाता होगा, कुछ तो पीता होगा, कुछ तो सोचता होगा, वर्ल्ड कप का मैच है, फाइनल शोडाउन चल रहा है, तो करके गया। हमने ये भी नहीं कभी सोचा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इम्प्लीमेंट करना डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में 8-10 बंदे क्लियर हो जाएंगे। और वही सेम जो हर दफा होते हैं, मेरे ख्याल से फर्क भी नहीं है। फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है? उसमें से 8-10 होंगे जो नहीं क्लियर कर सकेंगे, उसमें से 3-4 मंजूर नजर होंगे। उन 3-4 मंजूर नजर की एवरेज बना ली जाएगी कि यार इसने ये सही नहीं किया था, तो ये सही था, ये सही था, ये था, चल भाई तू भी आगे। और जो 2-4 हमें चाहते हैं कि टीम में ना हो, उनको हम निकाल देंगे। सो सिर्फ एक टेस्ट रख के, एक क्राइटेरिया डिफाइन करके हमने अपनी पसंद की टीम बनानी है। और वो हम 4 बंदे अगर ऑनर ना हो तो हम अपने कागज पे लिख के दे दें, 90% हमारी सेम निकल आएगी। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ दीज टेस्ट वर्क्स। बिल्कुल, मैं वो मुझे याद आ गया कि कल सना मीर ने एक बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो फाइनली मुझे पता चल गया अब जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वो जिम्मेदारी अब योयो टेस्ट लेगा कि भाई ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ आज योयो टेस्ट की, मेरी वजह से ये क्रिकेट इस बात को और आगे भी लेके जाते हैं हम। इस पूरे वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल ठीक है, वो इंजरी से वापस आते हैं, वो सीधा आयरलैंड की सीरीज़ खेलते हैं। आयरलैंड की सीरीज़ के बाद वो वापस आते हैं, एशिया कप का कैंप ज्वाइन करते हैं। उस एशिया कप के कैंप में 5 लोगों को छोड़ के बाकी सब योयो टेस्ट देते हैं। जो 5 लोग नहीं देते उसमें जसप्रीत बुमराह भी होते हैं, क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, उन्होंने अपनी मैच फिटनेस दिखा दी है, अब उनको आप वो टेस्ट नहीं दे रहे। तो आप और पाकिस्तान में अगर ऐसे करेंगे, फेवरेटिज्म हो रहा है, ये तो इस प्लेयर को फेवर किया जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि क्या उस पे सब, मेरे नज़दीक जब भी आप इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो एक जनरल पॉलिसी नहीं हो सकती। इक्वालिटी में और इक्विटी में फ़र्क होता है। ठीक है, जब आप इक्वालिटी करने जाते हैं कि सबको हमने एक तरह ट्रीट करना है, जो आज से 15 साल से रगड़ा खा रहा है उसको भी हमने वही करना है, उसी तरह से ट्रीट करना है, लेकिन जो आज आया है उसको भी हमने वही ट्रीट करना है, ऐसा नहीं होता। आपको हर प्लेयर के मुताबिक उसको देखना होता है। तो अगर जसप्रीत बुमराह को वहाँ पे टेस्टिंग के दौरान आप इंजर्ड कर देते तो आपके पास वो दस्तयाब ना होते वर्ल्ड कप के लिए। सो आप इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें इतनी लीनियंसी ज़रूर रखते हैं कि आप किस तरह के प्लेयर को कब यूज़ करेंगे, उसका स्किल लेवल जो है उस प्लेयर का, जो उसकी मेंटल टफनेस है, जो वो मैच में कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी लीडरशिप से, अपनी स्किल से, क्या हमारे पास वो रिप्लेसमेंट मौजूद है कि नहीं। अगर तो आपके पास मौजूद है तो आप बेशक आप उन दोनों के इस तरह के टेस्ट कराएं और देखें कौन बेहतर है। पर अगर आपके पास वो रिप्लेसमेंट ही मौजूद नहीं है तो आप क्या करें, आप अपने चांसेस को कम करें। इसकी बिल्कुल एक वाहिद मिसाल मैं अपनी टीम से भी नहीं देती, वुमेंस टीम से, मैं साउथ अफ्रीका की वुमेंस टीम से आपको देती हूँ, जो पिछला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका फाइनल में जाके हारा है। उनकी जो पुरानी कप्तान थी डेने वाग्निकक, उसकी फिटनेस के इश्यूज चल रहे थे, पर एक लेफ्ट आर्म, एक लेग स्पिन ऑलराउंडर जो टॉप 5 में बैटिंग कर सके, उनके पास दूर दूर तक नहीं था। उसके टेस्ट में 2 सेकंड्स का फ़र्क आया था। 2 सेकंड वो लेट थी उस टेस्ट में, उसको बाहर कर दिया गया वर्ल्ड कप से। क्या हुआ, फाइनल तक वो पहुंचे, बहुत ज़बरदस्त खेले, पर उस एक डिसीजन के ऊपर उनका वर्ल्ड कप इस तरह जाता हुआ नजर आया कि उनके पास ना वो मिडिल में बॉलिंग करने वाला खत्म हो गया, इम्पैक्ट प्लेयर। तो मेरे नज़दीक कभी भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया इस किसी भी एक टेस्ट की बेस पे अपने मेन प्लेयर को जो गेम रेडी हो सकता है वो उसको कभी ड्रॉप नहीं तो एक्सेप्शन हो जाएगी। तो आपने देखना एक्सेप्शन अहलियत की बेस पे हमने कब क्रिएट करनी है। आप इस तरह इक्वालिटी को शो करते हैं कि उस प्लेयर ने आज तक क्या अचीव किया है, अब हम उसको वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो प्लेयर अगर उसकी नीज खत्म हो गई है, उसके हिप में प्रॉब्लम है, वो कैसे खत्म हुई है, आपके लिए क्रिकेट खेलते हुए खत्म हुई है। बिल्कुल। तो हम इस कंपैशन को रख ही नहीं पाते, हम कहते हैं नहीं जी रगड़ा लगाओ। अच्छा, ये सिमिलैरिटी है क्योंकि कुछ अर्सा पहले मेरी एक पाकिस्तान के करंट सेटअप में ही प्लेयर है, उनसे भी मेरी बात हुई, जो कि उस कैंप का भी हिस्सा थे जो काकुल में लगाया गया, और उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की। उन्होंने कहा देखें, अगर मैं फिट हूँ और मैं 50 फॉर एग्जांपल पुशअप्स करता हूं या मैं रनिंग कर लेता हूं, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी आप वही कराएं जो आप एक बंदा अनफिट है उससे करवा रहे हैं। उसको रेडी करने के चक्कर में आपने मेरे भी घुटने ख़राब कर दिए। तो ये मुझे बड़ा पर्टिकुलर है, ये पूरी डिस्कशन मेरी उन प्लेयर के साथ हुई थी और वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से ये सना ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही की कि फिर वो आप एक्सेप्शन कैसे रखेंगे, उसको जस्टिफाई करना है। आसिम भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह हमें पता लगा है कि
योयो टेस्ट वापस आ रहा है, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को फिटनेस से लिंक किया जा रहा है, जिस तरह हमारे मेहमानों ने भी फरमाया कि आपको पूरा एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। वो आप रातों रात नहीं कह सकते कि बस अब योयो टेस्ट आ गया, जो क्लियर करेगा वो टीम में, जो नहीं करेगा उसको बाहर कर देंगे। तो किस तरह इसको मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले इस योयो टेस्ट के बहुत बड़ा अगेंस्ट हूँ। उसकी वजह मैं 95 में मुझे याद है हम लोगों ने ये शुरू किया था ब्लिप टेस्ट। वो इतना मुश्किल था कि जो फास्ट बॉलर्स, बिल्कुल मेरे कोलीग ने बड़ी अच्छी बात की है, जो फास्ट बॉलर्स हैं ये क्या करेंगे, चले बैट्समैनों के लिए तो थोड़ा चल गया, मगर मैंने खुद देखा है वॉमिटिंग करते हुए प्लेयर्स को वॉमिटिंग करते हैं, और उसके बाद उनको निढाल होते हुए देखा है मैंने। उसके बाद वो नहीं उठ सके, वो शाम तक ग्राउंड में लेटे रहे हैं। इवन कि वेदर बहुत अच्छा था। देखिए, सबसे बड़ी कंडीशन आप देखें कि आप पाकिस्तान में जहां हम ट्रेनिंग करते रहे हैं वो गोरों के मुल्क थे और ठंड थी वहाँ पे, और ठंड में हम ये करते रहे, और फिर भी हमारे लिए इसको ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल था। तो मैं समझता हूँ कि हमने कोई ओलंपिक्स में थोड़ी जाना है, हमने कोई 100 मीटर या 400 मीटर या 200 मीटर थोड़ी कर दी है। आप एज देते हैं अपने सीनियर्स को, अगर वो नहीं इस अप टू पॉइंट पे आते तो आप उनको रेस्ट दे देते हैं। आप कहते हैं यार कोई बात नहीं, इनको आप साइड पे कर लें। बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनसे उतना करवाएं, उनके मसल्स, अभी बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने मसल्स की, तो मसल्स आपके रिलैक्स होंगे तो आप आगे फर्दर कुछ कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ, मैंने 95 में फर्स्ट टाइम ये ब्लिप टेस्ट किया था, मेरा 11 पॉइंट समथिंग था, मगर मुझे मालूम है कि कैसे किया था। बीइंग ए फास्ट बॉलर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इतना आसान नहीं है, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इस वक्त गर्मी देखे कितनी है, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप वो पास करेंगे तो आप अच्छे प्लेयर हैं तो आपको हम टीम में रख लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बाहर कर देंगे। इससे क्रिकेट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं समझता हूँ ठीक है, बॉब वॉल्मर थे, उनके साथ मैंने काम किया है, उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मुझे याद है कि क्वींसलैंड के कोच ऑस्ट्रेलियन जॉनसन, उन्होंने ये मना कर दिया। उसके बाद डेविड बेल ने मना कर दिया कि भी ये जो है ये प्लेयर्स के ऊपर बहुत हैवी है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। और मैं समझता हूँ कि इस मौसम में अगर आप, और अभी अवैस भाई ने बात की थी अंडर 19 की, अवैस भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंडर 19 की, अंडर 13 की भी होती है, मगर उसके लिए इतना लंबा क्राइटेरिया नहीं होता 14 मिनट का या 13 मिनट का या इसका। वो एक छोटा एक पीरियड होता है, शॉर्ट पैचेस होते हैं जिसको आपने करना होता है। तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता। मैंने लिटरली वॉमिटिंग करते हुए देखा है, और कई प्लेयर्स को थ्रिल करते हुए उनको शेक करते हुए देखा है उनकी बॉडी को। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई सूदमंद चीज़ है और ये कोई क्राइटेरिया है क्रिकेट का। बिल्कुल। तो आसिम भाई ने योयो टेस्ट को रोरो टेस्ट करार दे दिया, तो उनका तो ये कहना है। सना, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जो रिकवरी की बात मैं कर रही थी कि हमारे प्लेयर्स के लिए रिकवरी ऑप्शंस नहीं है। मैं अभी आर्टिकल जो पढ़ रही हूँ, इंडियन क्रिकेट ने 2023 में, जब पिछला वर्ल्ड कप से ये लोग बाहर हुए हैं, 2023 में वापस जब योयो टेस्ट को इंक्लूड किया है फिटनेस में, फिटनेस क्राइटेरिया पे, तो उसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट और भी इंक्लूड किया, उसको कहते हैं डेक्सा स्कैन। सो जो अभी लोग सुन रहे हैं ना, फिर वो भी ऐड करें। ये बात मैंने एज ए कैप्टन इन राइटिंग भी इनको दी थी कि हमारे जिस वक्त मैं खेल रही थी उस वक्त 3 टेस्टिंग, साल में 3 दफ़ा ये टेस्टिंग ज़रूरी थी और आपने पास करना था। मैंने उनको एक अर्ज़ किया था, आप 2 दफ़ा हमारी फिटनेस टेस्ट ले लो। पूरे पाकिस्तान से बुलाते थे, टिकट लगा के लड़कियों को एक जगह इकट्ठा करना, उनकी जी टेस्टिंग करनी है। मैंने कहा उसके 2 आप बेशक ये ले लें, 1 आप ये टेस्ट कर लें, सब अपने अपने जगह जाएं आगा खान, जाएं शौकत खानम, किसी भी लेबॉर्ट्री जाके अपनी बोन डेंसिटी, विटामिन डी लेवल एशिया में सबसे कम है विटामिन डी ख़वातीन का। जब आप उनके ऊपर ये लोड डालते हैं, आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं। आपके अभी फातिमा सना जो हमारी बेस्ट प्लेयर थी, उनका इधर थाई बोन में फ्रैक्चर आया था। आप सोच सकते हैं कि कितनी ये मजबूत बोन होती है। हमारे यहाँ तो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस तो कैसे हो गया एक अर्ली 20s की लड़की को ये ओवरलोड से हुआ है।
सो डेक्सा स्कैन को भी फिर ये जितने अथॉरिटी इस वक्त सुन रही है, अगर आप ये करें फिर आप डेक्सा स्कैन भी वो करें जिसमें आपकी बोन डेंसिटी कंफर्म होती है, आपके मिनरल कंटेंट आपके बोन्स में जो है वो कंफर्म होते हैं आपकी बॉडी में, कि फिर जी उस प्लेयर की इंटरनल हालत कैसी है। आप एक्सटर्नली किसी को देख के ये फिट है ये अनफिट है, हमारी सोसाइटी में जो क्राइटेरिया ना फिटनेस का, वो पतला होना फिट है और मोटा होना अनफिट है। ये सिर्फ सिंपल क्राइटेरिया, इट्स नॉट दैट सिंपल। कभी कभी बिल्कुल एक स्किनी इंसान जो आपको देखने में ठीक लग रहा है उसके अंदर 20 चीजें चल रही बिल्कुल हैं। स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, तो आप बोन डेंसिटी भी फिर चेक कराएं, आप लोगों के मिनरल, आप उनको फिर ये न्यूट्रिशनल वैल्यू की विटामिन डी कैप्सूल्स आपको लेने पड़ते हैं, इंजेक्शन या विटामिन बी की। मैं जब तक खेल रही थी, आप यकीन करें मुझे कुछ नहीं पता था कि कितना मेरा लेवल होना चाहिए विटामिन डी का, विटामिन बी का। ये आप सोच सकते हैं 15 साल मैंने पाकिस्तान खेलने के बाद कभी भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने, कभी किसी ट्रेनर ने ये बात नहीं की। जब हम क्रिकेट से बाहर आए, एक डिफरेंट सर्कल में मूव अराउंड करना शुरू किया, वहाँ आके हमें ये समझ आई कि ये चीज़ें भी तो हमने करनी थी। लेकिन ये रिपोर्ट मेरी पड़ी होगी इनके पास, जब मैंने उनको कहा था कि आप 2 दफ़ा लगा दो पैसा इस पे, एक दफ़ा पैसा प्लेयर्स की हेल्थ पे लगा दो, हमारे विटामिन डी लेवल्स, चलो डेक्सा स्कैन पे ज़्यादा पैसे लग रहे, विटामिन डी लेवल, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप कंफर्म कर लो, कभी भी नहीं होता। और जो कि मेरे ख्याल से बहुत कॉमन है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रही हूँ कि हमें वो डंडा अप्रोच तो पसंद है कि इनका रगड़ा लगाओ, पर उनको साथ उसकी रिकवरी कैसे करानी है, बूट कैंप। सो फर्स्ट आप प्लेयर्स की इंटरनल हालत को भी चेक करें, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उसके बाद आप उस पर लोड डालते हैं। आप लोड डाल के जब टूट जाते हैं प्लेयर, उसके बाद कहते हैं ओ अच्छा चलो अब ये टेस्ट निकाल देते हैं, अब ये वाला टेस्ट। आप तो खैर ये बोन डेंसिटी वगैरह की इतनी आपने साइंटिफिक बातें कर दी, यहाँ पे तो मसल और हड्डी ठीक होती है फिर भी सर्जरी हो जाती है, तो हमने ये भी होते हुए देखा है। तो खैर अवैस, असल में हंस रहा था हाँ कि डॉक्टर ये यार, कल तक पूछ रहे थे कि कौन डॉक्टर सर्जरी, भाई आपको तो पता है सारा। नहीं, जिस तरीके से हम नाम ले रहे थे ना कि ये नहीं, मैं साथ ये भी सोच रहा हूँ कि मैं और काशिफ तो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, तो अगर हमारे कोच कैसर साहब ने ये टेस्ट कराया तो हम तो एक्सेप्शन है, लेकिन अवैस का मैं कुछ नहीं कह सकता। याद है बात मोस्ट प्रोबेबली कहाँ खेलते रहे हो क्रिकेट। मोस्ट प्रोबेबली सना की बात के बाद ना मुझे बड़ी तसल्ली है कि अच्छे प्लेयरों के लिए एक्सेप्शन होनी चाहिए। मैं तो बंद निकल गया उस एक्सेप्शन में, मैं तो बिल्कुल नहीं, आई एग्री टू दिस पॉइंट। एक चीज़ पहले हम ना अपने छोटे लेवल से स्टार्ट करें, और छोटे लेवल पे मैं आपको ये बता दूं कि हम प्लेयर को बना नहीं रहे अंडर 16 अंडर 19, हम उसका इम्तिहान ले रहे हैं। क्रिकेट से अलावा एक इम्तिहान उस गरीब का चल रहा है कि तुमने पढ़ना है तो जाओ पढ़ लो, फिर ना खेलो। एग्ज़ाम्स के दिनों में हमारे टूर्नामेंट आ जाएंगे, हमारा फिटनेस कैंप लग रहा है, जैसे आजकल बरसात के महीने में दुनिया भर में सुकून होता है जहाँ जहाँ बरसात होती है, हम अब फिटनेस कैंप लगाना शुरू कर देंगे ताकि उसमें बचे ही कुछ ना, मिनरल्स के नाम पे पसीने के जरिए सब कुछ निकल जाए। और फिर ये भी नहीं होगा कि अगर कोई गरीब अगर बच्चा या कोई लड़का वो नहीं कर पा रहा तो जानना चाहेंगे क्यों नहीं कर पा रहा। हमारा सिर्फ एक ही, तू नहीं कर पा रहा तू बाहर हो जा, दैट्स इट, नथिंग, तेरा काम ही नहीं है, आप खेल ही नहीं सकते, आप खेल ही नहीं सकते। अच्छा, अब सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि क्रिकेट 2 जगहों पे 2 इंतहाओं पे चल रही है। ठीक बात है, हमें एथलीट तो नहीं चाहिए, कोई नासपच तो नहीं करनी, उसका स्किल सेट भी देखना है। और अगर स्किल सेट वाला फिट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही फिट ना हो, देयर हैज टू बी एन एवरेज। अब ये बात करते करते मैं इसलिए रुकी हूँ कि मेरे ज़हन में एक स्किल सेट वाले भाई साहब आ गए, ठीक है, और जिनके बारे में हमने सिर्फ यही कहा कि स्किल सेट, और आज तक हमें बातें तो बहुत हो रही हैं ग्रेट, लेकिन लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। तो एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं, वापस आते गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक के दौरान अवैस ने एक पूरा फलसफा तैयार किया है, वो इस पर जरूर बात करना चाह रहे हैं। जी अवैस, क्या कहना चाह रहे हैं? ना नहीं, वैसे आपने ब्रेक बड़ी मजे के लिए शेर व शायरी ये जरूरी है। नहीं, मैं थोड़ा सा काशिफ भाई की बात पे जाऊंगा। जब अंडर 19 की आपने बात की ना स्पेसिफिक, उस पर मैं इसलिए जोर देता रहता हूँ क्योंकि शायद टॉपिक है, उसके साथ काम किया, इसलिए हमारा जो अंडर 19 का लड़का है या अंडर 17 का लड़का है, वो स्टेज है जहाँ से उसका इंटरनेशनल कैरियर का एक ज़हन बनता है। प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, 19 और अंडर 17 अंडर 19 कैटेगरी और लड़कियां और लड़के, खाली लड़कों की बात नहीं, दोनों की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। लेकिन ये भी बता देना प्लीज कि वो फिर हकीकी तौर पे 19 और 17 नहीं, वो जो बात डेक्सा स्कैन की है वो कलाई टेस्ट से ये भी पता होता है, आधे से ज्यादा ओवरएज हो हमारे यहाँ पता मसला क्या है, चलो अभी भी बता देते हैं अहमद भाई। यहाँ पर हमारे एक मसला क्या है कि नाम नहीं ले रहा किसी कोचेस का,
यहाँ पर जो क्लब क्रिकेट होती है हमारे अनफॉर्चुनेट प्रोफेशनल तो कोई चलाता है नहीं, बहुत कम होता है कि कोई प्रोफेशनल चला रहा हो। अगर जब क्लब क्रिकेट मैचेस की बात होती है, जैसे अभी इस वक्त इतनी गर्मी के अंदर मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद में क्लब क्रिकेट क्यों हो रही है इस टाइम, जो भाई माफ कर दे, माफ कर दे, सुन तो ले, आज आपने स्कोर भी नहीं किया, क्लास भी लेनी थी आपकी मैंने। तो दूसरा उसकी बात अगर मैं करूँ, क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जब आप बात करो क्लाई की टेस्ट की बात करो, आजकल बहुत सी चीज़ें नई निकल आई हैं। हमारे यहाँ पता है क्या सिस्टम होता है यार, मेरा एक दोस्त है, वो आ रहा है, वो ये फलाना रहा है, वो क्लाई पकड़ के तुम्हारी बता देगा कि तुम्हारी एज फैक्टर क्या है, बोन्स क्या है, लिटरली ऐसे होता है हमारे साथ। मसला अंडर 19 अंडर 17 कैटेगरी में मैं क्या हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब आप फिजिकल फिटनेस की बात करते हो, यूरो टेस्ट वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, आपको चाहिए होता है उसके साथ प्रॉपर ट्रेनर। बात काशिफ भाई की ठीक है बिल्कुल, कि सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग, जो मेंटल स्ट्रैटेजी, जो ट्रेनिंग होती है आपके घर से होती है। हमारे जो बड़े हैं, हमारा सबसे बड़ा वो बच्चा क्यों सबसे ज़्यादा रगड़े में जाता है, एक ही बात होती है, तू नहीं कुछ कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ना पढ़ सकता, तू ना खेल सकता। हर जगह से वो मार खाता है, मेंटल फटीक से निकलता है, वो शाम को प्रैक्टिस सेशन के अंदर आता है, उसी फटीक के अंदर वो बॉलिंग भी करवाता है। मैं स्पेसिफिक फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। जब फिटनेस की बात आती है ना, हमारे जिस वक्त वो जिम्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर वैसे सच आपको पता है कोई जिम की किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उसके ज़हन में दो चीज़ें होती हैं, स्पेशली माजरत कप्तान लड़के की बात मैं करने लगा हूँ क्योंकि फिजिकल फिटनेस मुझे, मैंने काम वुमेन्स पे नहीं किया। बिल्कुल। लड़के का सबसे बड़ा पता है एग्जांपल क्या होता है, उसके ज़हन में होता है कि मैंने अपने शोल्डर बनाने हैं, मैंने अपनी बैक बनानी है, मैंने बड़े मसल्स करने हैं, जिम में हैवी ट्रेनिंग हाँ। उसको ये पता नहीं होता जब तक मेरी बेस नहीं होगी मैं सर्वाइव नहीं करूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा मसला, ऐसा फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, मैं रिस्टी फास्ट बॉलर नहीं हूँ, शोल्डर और बैक मेरी स्ट्रांग होती है। हमारे लड़के सिर्फ बल्कि मसल्स पे काम करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि लाइट वेट ट्रेनिंग के अंदर आपके जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ अंदर स्ट्रेंथ। मैंने और आपने उस दिन भी बात की थी, हमारे बॉलर्स को तो ये भी नहीं पता कि मैं नी डोमिनेंट हूं या हिप डोमिनेंट हूं, बेचारों को ये भी कोई नहीं बता रहा। मैं अगर अपने लेवल 2 की बात करूं, मैं बहुत दफ़ा यहाँ बात कर चुका हूँ, आपसे भी कितनी दफ़ा हुई है, शायद कप्तान से मैंने की हो, शायद खेलने के टाइम पे अगर मैं लेवल कोचिंग कर लेता, खुदा की कसम आज शायद, चलो एक्सीडेंट हुआ वो एक अलग बात है, शायद मैं बेहतर फास्ट बॉलर होता। क्यों? मुझे उसने मेरी आंखें खोली कि मिक्स एक्शन क्या है, आपका साइड ऑन क्या है, कहाँ पर आपकी बॉडी, जो आपकी पूरी एनालिसिस होती हैं। हमारे लड़कों को चीज़ों का पता ही नहीं। पर अवैस हमारे साथ जो कोचेस लगे थे उन सब ने ये लेवल किए होते तो क्यों नहीं बताया गया? वो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ बताओ अब ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। कोचेस पे बात आ रही है, मैं बता दूं, मैं तो प्लेयर हूं। क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं उन्होंने तो अपने पेटी भाइयों को सेव करना था, मैं बता देता हूं मैं हूं। अगला कोर्स भी तो करना है, लेवल 3 के लिए भी जाना है, और खुदा ना खासा ये रिकॉर्डिंग पहले चली गई तो ये तो ट्रेन भी नहीं पकड़ सके। आप देख ले लो प्लीज। देखिए आसान कर, हमें से कितने लोग चाहते हैं प्लेयर बनाना और कितने लोग हमें से चाहते हैं जो बायस्ड हैं अपने अपने बच्चे को, क्लब के हीरो को, क्लब के मंजूर नजर को क्रिकेट खिलाना। जिस दिन ये सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, उस दिन बहुत सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। कोच को पता भी है तो वो एक को बता रहा है, दूसरे को नहीं बता रहा। सही है। और वो जिसको बता रहा है उसको भी बड़ा छुप छुप के मैं और आप तो गवाह हैं किस तरह एक एक प्लेयर के लिए पूरा सीजन तैयार किया जाता था, वो आउट भी करे, वो रन्स भी करे उस सीजन में। खैर ये लास्ट चीज बता दूं, बिल्कुल बताएं क्योंकि आपने की तरफ जाना है। जी जी सबसे आपको लेके जाऊंगा मैं। सबसे बड़ा मसला कि हमारे जब लेवल 2 की मैं बात करूं, जो कप्तान ने बात की, लेवल 2 किया होता है आपने, एक होता है एग्जाम आपका, ठीक है, जो एनालिसिस है, वीडियो एनालिसिस वगैरह की बात आप जब करते हो, माजरत के साथ मैंने खुद भी उसका पार्ट रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो एक्स क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर की बात करूँ, उसको एक एज दे देते हैं कि एग्जाम ना भी दो तुम्हें सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक है। बिल्कुल। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मैं लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि उस एग्जाम से आप पास हो, और वो एग्जाम आपको लगता है कि आसान है, वो आसान नहीं होता। पढ़े लिखे लोग, आपको उस चीज से निकलना पड़ता है। बेहतर प्लेयर नहीं बनाने, बेहतर मैनेजर भी बनना है, बेहतर कोच भी बनना है, बहुत सारी चीजें करनी है। डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, इस पर जरूर गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन आसिफ भाई, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की निशानदेही हो रही है। काशिफ ने भी कहा कि होता यही है कि एक आध मंजूर नजर होता है प्लेयर, फिर उसी के लिए सारी चीजों की तैयारी की जाती है। मुखलिस नहीं है कि जी प्लेयर बनाए जाएं, सिर्फ इसी चीज़ का होता है कि जी हमारे क्लब का या हमारे रीजन का लड़का खेल जाए, वो भी सिर्फ एक जो आपका मंजूर नज़र है। तो ये कैसे हल होगा ये? और जाहिर बात है जब आप बात कर रहे हैं कि आपने एट लार्ज वो प्लेयर का जो पूल है उसको डेवलप करना है, तो वो तो फिर होता हुआ नहीं नजर आएगा। जी बिल्कुल, काशिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ पे आपको के इवन लेवल 2 का सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाता है, जी ये बड़ा प्लेयर रहा है, इसको दे दे, बगैर एग्ज़ाम के मिल जाता है। मैंने लेवल 1 लेवल 2 इंग्लैंड से किया हुआ है,
मैंने जिनके साथ काम किया हुआ है वर्ल्ड क्लास कोचेस थे, जिनमें एमरसन ट्रॉटमैन वेस्ट इंडीज़ से हैं और जॉन बेल ऑस्ट्रेलिया से हैं, बॉब वॉल्मर थे लेट, और लास्ट जो मेरा सेगमेंट था वो गैरी कर्स्टन के साथ। इन लोगों का मेंटली जो इनकी एक ही अप्रोच थी, चारों कोचेस की जो मैंने देखी है, इनकी एक अप्रोच थी, वो ये थी मेंटली अप्रोच कि जो क्रिकेटर है वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। फिटनेस वो कहते हैं ठीक है हम आपको फिटनेस दे देते हैं, ये आप इंडिविजुअल तौर पे जाके खुद करें, अपने आप को आप खुद फिट करें। और उसके बाद फारिश या फेवरिज्म उनमें मैंने नहीं देखा। देखिए मुझे 17 साल हो गए हैं कोचिंग में, मैंने फेवरिज्म नहीं देखा बिल्कुल। अभी काशिफ भाई और अवैस भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ होता क्या है कि अपनी क्लब के बच्चे को प्रमोट कराने के लिए वो नहीं ये देखते कि इसका क्राइटेरिया है कि ये लेवल खेलेगा या इसका ये लेवल है ये खेलेगा, वो खिला देते हैं। ये मैं काफ़ी क्रिकेटर्स को जानता हूँ, और एक दो दफ़ा मैं लाहौर कलंदर के वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ट्रायल्स पे, तो मुदस्सर भाई इस मामले में मैंने जो पाकिस्तान में देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे, वो नहीं किसी की मानते। या फिर वो फास्ट बॉलर थे हमारे रिनाले वाले, तो वो उन्होंने दो ही चीज़ें मुझे सिखाई कि यहाँ पे किसी की बात नहीं माननी, जो आपके दिल में है, जो बच्चा अच्छा है उसको खिलाएं, जो नहीं है उसको मत खिलाएं। और होना भी ऐसा चाहिए। मुझे बड़ी ये हैरानगी है कि हम लोग अपनी गेम के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये डिसऑनेस्टी है। अगर आप ऐसा करते हैं, कोच हो के अपनी क्लब्स को प्रेफर करते हैं, ये डिसऑनेस्टी है। इससे बड़ा क्रिकेट से गद्दारी या मैं समझता हूँ कि दुश्मनी क्या हो सकती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस की आप बात करें, ये ना सिर्फ आप उस बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल से एट लार्ज आप पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। कि आप, मैं इसलिए कहता हूँ कि अब मेरे ख्याल से हम सबको सच भी बोलना पड़ेगा कि जो हम कितने अरसे से अपने आप को बताते आ रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, ये भी अब एक दफ़ा इसको रीएनालाइज कर लें कि कितना टैलेंट है आपके पास, और कितने मुस्तकबिल में देखें 4 प्लेयर्स आपके कम हुए तो आपको 2 रिटायरमेंट से वापस लाने पड़े, क्या करना पड़ा। इन चीज़ों पर आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम एट लार्ज बात करें। बट मैंने आपसे जाने से पहले यूरोस की भी बात करनी है। मैंने बिल्कुल कहा था कि यूरोस बड़े सनसनीखेज मोड में दाखिल हो चुके हुए हैं। काशिफ बड़े खुश हैं, वो मुझे पता है। अब आई डोंट नो आपने अपनी टीम काशिफ पिक की है कि नहीं, लेकिन तुर्की जो है वो पहुंचा है भाई, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाएगा। नहीं आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं। रियो फर्डिनेंड की मुझे बात याद है, लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि इस टीम से डरा जाए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। बट दिस टाइम अराउंड तुर्की के मैंने जितने मैच देखे ना, अगेन छोटी टीम की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो इकट्ठी होती है, और फुटबॉल तालमेल का गेम है। किसी भी टीम स्पोर्ट्स को देख लें, वो तालमेल का गेम है। और मोस्ट प्रॉब्ली तुर्की की जब हम बात करते हैं तो इस टाइम उनकी जो कल का मैच अगर देख लें, या उससे प्रीवियस जितने मैच देख लें, जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स और फिटनेस लेवल्स उनके नजर आए, मुसलसल 90 मिनट फुल बैक का जाके ऑफेंसिव लाइन के साथ शामिल होना हर टीम के बस की बात नहीं है। बट तुर्की ये करता नजर आ रहा है, मुसलसल 90 मिनट विंगर्स को मुसलसल वो एक्टिव देखता, ये हर कोई नहीं कर रहा, बट तुर्की ये करता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज वेयर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और ऑफ कोर्स बहुत सारी जो टीम्स हैं वो सिर्फ इवेंट्स के लिए इकट्ठी हो रही है, जो हम पीएसएल में बात कर चुके हैं। सेमीफाइनल में जाते हुए नजर आ रहे हैं, नेदरलैंड्स के साथ क्वार्टर फाइनल है अगेन। और बहुत सारी टीमें ना सिर्फ इवेंट्स के लिए इकट्ठी हो रही हैं, कोई किस क्लब में, कोई किस क्लब में, कोई इस क्लब में। तुर्की के 70% अवाम या प्लेयर्स जो हैं वो वहीं पे मौजूद हैं जहां पे उनका कैंप लगता है। वो सुबह उठते हैं, कैंप में जाते हैं, शाम को देख लेते हैं, क्लब को सलाम दुआ कर लेंगे। सो दिस इज वेरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबब्ली वन ऑफ दी फेवरेट्स। बिल्कुल, आपका भी थोड़ा बहुत है ताल्लुक फुटबॉल से मेरे ख्याल से, तो आप भी बता सकते हैं यूरोस के बारे में। लेकिन ये इजाजत है, एक जुमला, इनका जिस फुटबॉल से ताल्लुक है ना, वो जीरो से नहीं आगे बढ़ पा रहा। आपने भी कुछ कहना नहीं, लेकिन आप इसको क्रेडिट दें कि वो मैं अंडरडॉग के साथ होती हूँ। हाँ, लेकिन आप क्रेडिट दें कि उधर डाइवर्सिटी है, 3 कभी 7 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, तो वो ऐसे भी नहीं है बिल्कुल। आजकल गर्मियों ने क्रिकेट पर छोड़ा हुआ कि लेकिन यार एक चीज़ है जो काशिफ बात कर रहे थे, अगर मैं तुर्की की बात करूँ स्पेसिफिकली, अगर उनकी जर्नी की बात करूँ, अनफॉर्चुनेट है कि फुटबॉल के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको पता है क्लब फुटबॉल की बात अगर हम करें, क्योंकि ज़्यादा वही चलता है। कंट्री टू कंट्री का वर्ल्ड कप की बात करें, यूरो चैंपियनशिप आ गई है, कोपा अमेरिका इस वक्त जारी है, वहाँ पर बहुत कम प्लेयर्स होते हैं। लेकिन तुर्की के प्लेयर्स को अगर मैं ग्रेजुअली देखूँ, एक तो उनके लड़के आपको पता है उनके पास डाइवर्सिटी बहुत है, इंग्लिश प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, फ्रेंच ओपन भी, अपना जो फ्रांस की अपना लीग है वहाँ पर भी वो मौजूद होते हैं। लेकिन टीम का जो एक जलब स्क्वाड जो मुझे नज़र आता है, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं,
और आपको पता है क्वार्टर फाइनल्स है भी उनका बहुत तगड़ा मैच होना, आसान होगा भी नीदरलैंड्स के साथ, लेकिन नीदरलैंड्स के खिलाफ आपको पता है वन ऑफ द टीम्स है जो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचती लेकिन है वैसे World अगर Cup के। फिटनेस की बात करें, मुझे इस पूरे यूरोज में अभी तक जर्मनी तो खैर पकड़ा ही नहीं जा रहा, लेकिन तुर्की की फिटनेस मैंने कहा ना आउटस्टैंडिंग। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट स्पैन के अंदर अपनी फिटनेस पे काम किया है। मैंने उस दिन भी याद होगा आपको एक बात मैं कर रहा था कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली हर कंट्री का अपना एक मैप होता है, लेकिन जो जीपीएस चीज़ है उसने बहुत ज़्यादा इस पे इन्फ्लुएंस किया है, खास करके फुटबॉल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा एक रोड मैप आपके सामने आता है कि हीट जोन सी बेसिकली अगर एक साइड पे लड़का अगर वो बैक अपना लेफ्ट बैक है या राइट बैक है तो उसका वो पूरा मैप एक निकाल के देता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इसके कहाँ पर होते हैं। ऊपर से आपको पता है कि प्लेयर्स अगर फिटनेस की बात करें, जो ब्रोंको टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसने बहुत ज़्यादा इंप्रोवाइज किया है फुटबॉल के अंदर और वो क्रिकेट के अंदर भी अब आ चुका है। फिटनेस के ऊपर जितना उन लोगों ने काम किया, तुर्की के प्लेयर्स की बात करूँ शायद ही किसी ने किया हो। अच्छा, एक शरीफ सवाल, एक बड़ा हम्बल सवाल आपसे। आप रिपोर्ट कभी हुआ है आपने जमा कराई हो और उस पर अमल एज अ मैनेजर कोच होता है, ऐसे रिपोर्ट जमा होती है फुटबॉल में भी वैसी? वो आप कुछ बात करना चाहते हैं? नहीं, ये मैं पूछना पड़ेगा भाई, मुझे ये आवाम जानना चाह रही है। मैनेजर रिपोर्ट पे एक चीज़ हमारे ना थोड़ा सा एक शायद लोग समझते नहीं है कि लोगों के जहन में होता है कि मैनेजर रिपोर्ट फॉल्स लाइक उसमें कंप्लेंट्स होती हैं। वो बेसिकली कंप्लेंट्स नहीं होती, वो अहमद भाई एक हेड कोच के साथ मुशावरत से बनाई जाती है कि हेड कोच को आप लूप में रखते हो कि ये मेरी मैनेजर रिपोर्ट है। उसके अंदर बेसिकली आपका जो कैंप से लेकर आपकी अपना प्री मैच की बात करूं या मैच की बात करूं, फैसिलिटीज़ की बात करूं, उसमें सारा कुछ लिखा जाता है कि ये चीज़ें हैं। मैनेजर रिपोर्ट में यहाँ तक लिखा जाता है कि अगर आप क्योंकि फीफा के अंदर आपको फुटबॉल की अगर बात करें स्पेसिफिकली फाइन्स बहुत ज़्यादा है, टनल से बाहर आप आ जाए -10 में तो उस पर भी आपको फाइन पड़ता है, ड्रेसिंग रूम छोड़ दें उस पर भी आपको फाइन है, यहाँ तक कि कोई बंदा गलत इशारा कर दे लिटरली उस पर भी फाइन फेडरेशन को पड़ता है, बल्कि हमारा कसूर होता कोई नहीं। ग्राउंड में अगर आपकी पब्लिक आ जाए तब भी फेडरेशन को फाइन पड़ता है, फेडरेशन का कसूर कोई नहीं होता। तो चीज़ें बड़ी होती हैं जिसमें आप मैनेजर रिपोर्ट में सारी लिखते हो और उसके आप बेसिकली निकालते हो कि आगे फ्यूचर प्लान्स के अंदर आप किस तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल, आज भी रिक्वेस्ट होती है चाहे कोई भी स्पोर्ट्स की बात करें, पाकिस्तान में अपनी कैपेसिटी के अंदर लिटरली बहुत अच्छा काम करें। बिल्कुल। स्पेन, जर्मनी, पोर्चुगल, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, तुर्की, तो ये सारी टीमें पहुंची हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरी तरह कह दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल हमारी फेवरेट है कि नहीं, कोई और टीम है इस वक्त? भाई डेफिनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो फेवरेट सबके ही हैं, बट मैं तो तुर्की के साथ हूँ। क्या बात, बाकी और देखेंगे क्योंकि तारीख रकम करनी है ऑफ फुटबॉल में। कोर्स अच्छा, मैं जाने से पहले क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा था यूरोज की बात लाजमी करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करना है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा मीडिया में बात चलना शुरू हो जाएगी, इससे पहले भी हुई है, वर्ल्ड कप के फ़ौरन बात हो गई थी और हम सब इतने काबिल हैं कि हम अपने अंदाजे लगा लेते हैं बहैसियत कौम कि जी उस रिपोर्ट में क्या कहा गया। तो ये अब खबरें आ रही हैं कि जी रिपोर्ट जमा हो गई है, खुफिया रिपोर्ट उसको कहा जा रहा है, तो क्या है ये? तो आई थिंक एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आपने रिपोर्ट जमा करानी। नहीं, प्रैक्टिस तो नॉर्मल है कि रिपोर्ट जमा हो, वो खुफिया रहे ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि मेरे होते हुए कोई रिपोर्ट खुफिया रह जाए ये हमने बड़ा कम देखा है। तो अगर तो ये कॉन्फिडेंशियल रह गई और खुफिया रह गई तो मेरे ख्याल से गैरी कर्स्टन अपना पहला जो मुकाबला है वो जीत जाएंगे। नहीं, अंदाजा आपका क्या कहता है, क्या है इस रिपोर्ट में ऐसा जो खुफिया जिसको लफ्ज दिया गया? देखिए हाँ, मतलब सही कह रहे हैं, वैसे हो सकता है हम कल प्रोग्राम में उस रिपोर्ट्स के ऊपर बात करें, बट ऑफ कोर्स देखिए इतना कुछ ऊपर नीचे हुआ है इस वर्ल्ड कप से पहले कि हम सब भी बैठ के हमारे पास इतना मवाद है, तो जो उस ड्रेसिंग रूम के अंदर होगा, जिसने उन सारे प्लेयर्स की एटीट्यूड्स को वहाँ पर देखा है, मैनेजमेंट की एटीट्यूड को देखा है, बोर्ड के साथ इंटरेक्शन की है, तो उसके पास तो बहुत कुछ होगा बताने के लिए। तो आई थिंक इसको खुफिया ही रहना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि अगर हम इस टीम के साथ सिंसेयर हैं तो सिर्फ टीवी पे बैठ के रेटिंग्स बढ़ाने के लिए हमें इस रिपोर्ट को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक टीम है जिसके अंदर ही ये चीज़ रहनी चाहिए और वहीं रहते हुए इसके अंदर जो बेहतरी के एलिमेंट्स है वहाँ पर अपना हाउस इन ऑर्डर रखें, अपना हाउस इन ऑर्डर रखें और इसको खुफिया रहना ही पाकिस्तान के हक में है। अगर ये हमारे जर्नलिस्ट और हमारे लोग ये बात समझ जाएं तो प्लेयर्स की ज़िंदगी भी बड़ी आसान हो जाए और शायद मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि प्लेयर्स यूनियन नहीं है तो मैनेजमेंट पे प्रेशर डालने के लिए प्लेयर्स भी खुद लीक कर देते हैं। सो मतलब इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पर पाकिस्तान की बेहतरी इसी में हो कि जो चीज़ खुफिया रहनी चाहिए वो खुफिया ही रहे ताकि उन चीज़ों के ऊपर काम हो सके। बिल्कुल। आसिम भाई, जल्दी से आपसे फाइनल थॉट्स ले लेता हूँ। ये एक रिपोर्ट की बात की जा रही है जो कोच ने जमा कराई है, खुफिया का लफ्ज़ भी उसको कहा गया है, जो वर्ल्ड कप से मुंसलिक किया जा रहा है। क्या होने जा रहा है इस रिपोर्ट से, ज़रा जल्दी से नाजरीन को बताइएगा। ये भी हो सकता है कि जिन्होंने रिपोर्ट्स दी है वो फारिग हो जाएं, वो वही
उन्हीं के ऊपर सारा ब्लेम आ जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक सम अप कर दिया आसिम भाई ने, और ये खैर पहली दफ़ा नहीं होगा। बट आसिम भाई आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, वैस थैंक यू वेरी मच, एंड सना मीर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।